नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं संस्कृति उत्थान मंच खटीमा द्वारा बीज निगम परिसर में आयोजित उत्तरायणीय कौतिक मेले का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। स्थान खटीमा उधम सिंह नगर में। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए लोगों को घोषणा की है कि पर्वतीय विकास भवन बनाया जाएगा और इस हेतु उन्होंने जिलाधिकारी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस उत्तरायणीय मेले को कैलेंडर में रखते हुए आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही समिति के अनुरोध पर उन्होंने मंच निर्माण की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसका महत्व आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। उन्होंने कहा कि हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायणीय होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारी संस्कृति में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है और इसीलिए संस्कृति का यह पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन माना जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी का पर्व मात्र एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन दर्शन का उत्सव है। उन्होंने कहा कि इस समय सूर्य नारायण हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर आते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तरायणी कौतिक जैसे आयोजन के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी है और इस आयोजन में जब बच्चे पारंपरिक विद्यार्थियों में और साथ ही वस्त्रों में धुन पर नृत्य करते हैं, युवा लोकगीत गाते हैं और हमारी माताएं बहनें पारंपरिक परिधान में सजकर इस उत्सव को हिस्सा बनती हैं, मुझे खुशी होती है। खबर हरिद्वार से है, जहां मकर संक्रांति स्नान पर्व पर अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पौड़ी पर उमड़ी है। ब्रह्म मुहूर्त से ही पहले ही गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब, हर की पौड़ी पर लगातार स्नान जारी है। संस्कृति का संक्रमण कल रात्रि बजे से ही, जबकि पुण्य काल का भी पूरे दिन रहेगा। इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाएंगे। करीब 23 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग संक्रांति और साथ ही षटतिला एकादशी एक ही तिथि पर पड़ रही है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार संक्रांति और एकादशी का संयोग अक्षय पुण्य देने वाला और स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में भी है। हर की पौड़ी सहित प्रमुख घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात है। ऋषिकेश और साथ ही ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स भी लगा दिया गया है। विशेष ब्रीफिंग भी लगातार जारी है। मैं आया हूँ पिथौरागढ़ उत्तराखंड। किस तरह की आस्था है अब संक्रांति को? संक्रांति के लिए हम लोग के यहाँ पर जो है इसको एक माह का महीना आज से शुरू होता है पहाड़ पर, तो इसको एक पुण्य का महीना भी कहा जाता है और इसीलिए जो है आज गंगा में स्नान भी किया। क्या मानते हैं आप? हरिद्वार की बॉडी पे ठंड भी है और आस्था भी है, क्या मानते हैं आप? आस्था ही मानेंगे। ठंड तो आती है, मौसम है, आएगा ही ठंड, लेकिन आस्था ही मानूंगा। क्या भावना कहाँ से आई हैं आप? हल्द्वानी नैनीताल। मैडम, आज संक्रांति का स्नान है, किस तरह की मान्यता आप लोगों ने देना है किसी ने आरती में भंडारे में? मकर संक्रांति के बारे में बताना है। हमारे यहाँ उत्तरायणी माना जाता है उत्तराखंड में। आज गंगा स्नान किया जाता है और खिचड़ी दान की जाती है। पर आज एकादशी है तो खिचड़ी दान नहीं होगी और हम लोग वहाँ से आए हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। मैडम, पुलिस की किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली? हमें तो ठीक लग रही है व्यवस्था, अच्छी है, अच्छे से हो गया सारा चीज़। मेरा गाय की
आज मकर संक्रांति का साल का पहला स्नान है, क्या मानते हैं आप? आज मकर संक्रांति का स्नान है और पहला स्नान है, क्या मानते हैं किस तरह की व्यवस्था पुलिस की आपको देखने को मिली? तो इसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया दिखी मुझे, क्योंकि हर जगह बोरिया क्या कहते हैं बैरिकेड। हाँ, तो वो देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है कि सब जगह नियम कानून का पालन हो रहा है, तो मुझे लगा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। ठंड भी है, क्या आस्था और ठंड के बीच में कुछ देखने को मिला है? नहीं, आस्था का बढ़ावा ही है इसमें, क्योंकि इतनी ठंड में भी इतने सारे लोग सुबह सुबह ठंड में नहा रहे हैं, तो आस्था बढ़ी है शायद ठंडे से। चित्रकूट में जिलाधिकारी कार्यालय के बाउंड्री वॉल के बाहर आम के पेड़ से किशोरी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद वाहन तैनात कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए किशोरी को फांसी के फंदे से उतारकर एडीएम की गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे की है। बताया जा रहा कि किशोरी तरौहा मोहल्ले की रहने वाली है और बकरी चराने के लिए घर से निकली थी। आत्महत्या के प्रयास के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम दोनों ही जांच जुटी गए। कोशिश की तत्काल स्थानीय जो वहाँ लोग थे वो पुलिस सब प्रशासन के लोग पहुँचे, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसके प्राथमिक उपचार के बाद इसी बीच प्रयास किया गया तो पता चला कि यही स्थानीय लड़की है। उसके परिजन भी आ गए और उसे लेकर के वो हायर सेंटर प्रयागराज गए हैं। अभी किस कारण उसने ऐसा किया ये सब के बारे में तहकीकात चल रही है। जैसे ही सारी जानकारी हो जाएगी उससे आपको अवगत करा देंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से करा देंगे और जो अगर कोई अपराध बन रहा होगा तो विधिक कार्यवाही भी करेंगे। हम और हमारे साथी एडीएम एफआर के यहाँ खड़े थे। हल्ला हुई कि यहाँ कोई लड़का या लड़की फांसी लगा ली है। हम दौड़ के भाग के आए थे। यहाँ 15 से 20 लोग 25 लोग खड़े थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो हम थे और एक यहीं क्षेत्रीय प्रधान जी थे और एक और लड़का, 3 लोग मिल के हम लोग गए वहाँ, उसको उतारे, निकाले, नीचे रखे। फिर एडीएम एफआर साहब आए तो उनके सामने हम लोग बाउंड्री के अंदर उसको लाए। फिर एडीएम साहब अपनी गाड़ी पे रखवा के उसको मेडिकल के लिए भेजे। तो कोई कुछ बताया कि कैसे क्या करने, कोई बात हुई यहाँ पे? नहीं, वो बेहोशी हालत में थी, वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी और वो सांसें भी चल रही थी उनकी। वो बच्ची थी 15 से 16 साल की लगभग। तो जब आप गए किस स्थिति में थी वो तो एकदम मरणासन स्थिति में थी, लटकी हुई थी। तो उसको हम लोग निकाले 3 लोग, उसके बाद नीचे लाए। फिर 2 से 3 मिनट 4 मिनट नीचे थी। उसके बाद हम लोग गेट, ये पीछे जो दिख रहा है गेट, उस गेट के बीच से एक जगह है उसमें से निकाल के फिर हम लोग एडीएम एफआर साहब की गाड़ी में रख, एडीएम एफआर साहब भी अपने कोशिश मेहनत जल्दी करके उसको मेडिकल भिजवाए। क्या नाम है आपका? प्रकाश पटेल। दिनांक 13 जनवरी 2026 को मेला क्षेत्र अंतर्गत थाना झूसी सेक्टर 5 में श्री राम नाम एवं मानव प्रचार संघ निकट संगम लोवर और साथी चौराहा स्थित संस्थान परिसर में विद्युत आपूर्ति के दौरान लाइट फ्रैक्चराइजेशन और साथ ही इसके कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना हुई है। घटना की सूचना आपको बता दें प्राप्त होते ही घटनास्थल के निकट ड्यूटीरत 2 पहिया फायर वाहन तत्काल मौके पर पहुंचे। इसके उपरांत मात्र 2 मिनट के भीतर फायर सर्विस के कुल 6 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे तथा तत्परता से अग्निशमन कार्रवाई प्रारंभ की गई है और इस आगजनी की घटना में 2 छोलेदारियां और साथ ही जलने की सूचना मिली है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की जनहानि अथवा अन्य संपत्ति की क्षति नहीं हुई है। फायर सर्विस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है तथा स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। खबर सोनभद्र से है जहां शिव द्वार मेला बना आग का गोला, 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें खाक, हड़कंप मच गया।
संदिग्ध परिस्थितियों में एक दुकान में लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया आग ने और साथ ही घोरावल में भीषण आग पुनः शिवद्वार मेला धू धू कर जला। लाखों का नुकसान हुआ। पूजा सामग्री, बिसात, खान पान, खिलौना आदि की दुकानें जली है। प्राथमिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगी हुई और साथ ही लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। संदिग्ध आग से मची तबाही। शिवद्वार मेला क्षेत्र में दुकानों का सफाया हुआ। घोरावल शिवद्वार मेला धधक उठा। आग से अफरा तफरी। दमकल कर्मी मौके पर। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में की है मदद और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। शिवद्वार मंदिर घोरावल कोतवाली के समीप की घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी घोरावल की श्री राहुल पांडे ने बताया कि पुलिस, दमकल एवं सभी गाड़ी वहां सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। शिवद्वार चौकी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि शिवद्वार मंदिर के पीछे के मेला क्षेत्र में कुछ दुकानों में आग लग गई थी। सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद पुलिस हरकत में आई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फोर्स के साथ मैं थानाध्यक्ष घोरावल पुलिस यहाँ पहुँच करके लोकल लोगों की मदद से दुकानों की आग को बुझाया गया। मौके पर किसी जान माल के और हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी दुकानें, लगभग 15 से 16 दुकानें हैं जो जल गई हैं और जलने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। मौके पर अन्य कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। इटावा के भरथना ग्राम पंचायत दामोदरपुर में डीपीआरओ बनवारी लाल ने ग्राम पंचायत दामोदरपुर के गांव लालपुर में बने आरसीसी सेंटर का किया है निरीक्षण, जिसमें काफी खामियां पाई गई हैं। ग्राम पंचायत में बने मिनी सचिवालय पर पहुंचकर डीपीआरओ बनवारी लाल ने ग्राम पंचायत से संबंधित दस्तावेजों को देखा, जो कि रजिस्टर आधे अधूरे पाए गए। ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय पर तैनात पंचायत सहायक अर्चना कुमारी के कार्य को लेकर उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय में गंदगी पाई गई और पानी की कोई व्यवस्था नहीं मिली है। इस पर उन्होंने पंचायत सचिव महेंद्र कुमार को और साथ ही ग्राम प्रधान प्रभा देवी के कामों को आधा अधूरा पाया है। पंचायत सचिव और प्रधान के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। परसों आके हम उसका चिन्हांकन कर देंगे। अगर इन्होंने वहां बनाया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, ये सामुदायिक शौचालय में 15 दिन से समर खराब है और 15 दिन से समर खराब है तो केयर टेकर क्या करे? केयर टेकर का भी काम अच्छा नहीं है और ये जो पंचायत सहायक है, पंचायत सहायक का भी काम संतोषजनक नहीं, उसको कोई जानकारी नहीं, जबकि 4 साल हो गए। इनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हमने कहा है। और दूसरा, 23 दिसंबर को यहाँ पंचायत घर में चोरी हुई है। चोरी की इनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, तो सारे काम बाधित है। उसमें निश्चित ही प्रधान और सेक्रेटरी इसमें दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो सर, अम्बेडकर पार्क की जगह पे क्या गड्ढे बनाए जा सकते हैं? नहीं, गड्ढे नहीं, आरआरसी सेंटर है। बनाए जा सकते क्या? वो तो ये है कि अगर एलएमसी से अगर प्रस्ताव होता तब तो ठीक था, प्रस्ताव हुआ नहीं तो इनके खिलाफ उसमें कार्रवाई हो। अवैध है ना? खबर कानपुर नगर से है, जहां भारत को आतंकियों की निशाने पर होने और साथ ही उन्हें नेस्तनाबूद किए जाने की धमकी दिए जाने का विरोध करते हुए आज कानपुर कचहरी के शताब्दी गेट पर आतंकवादी अजहर मसूद का पुतला फूका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कानपुर कचहरी के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तरह की गीदड़ और साथ ही धमकियां देना पाकिस्तान का काम है और साथ ही पाकिस्तान का आतंकवादी अजहर मसूद आए दिन इस तरह की धमकियां देता रहता है। इसका ताजा उदाहरण है, अभी उसने नई धमकी दी थी, हमारे पास
औजार मानव बम हैं जो कि पूरे भारत में तबाही मचा सकते हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि पहले अजहर मसूद अपने पाकिस्तान के अंदर झांक कर देखें, जहां पर आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान के ऊपर अगर आग भी उठाने की कोशिश की तो हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को याद कर ले। अब भारत वह देश नहीं रहा जो किसी की धमकियों से डर जाए। अब यह नया भारत, और ये भारत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारता है और पूरे विश्व के सामने अपनी ताकत को दिखाता है। तो वकील साहब क्या मांग करते हैं, किसका पुतला फूंका आपने? आज ये जो आतंकी है अजहर मसूद, पाकिस्तान का आतंकी है, पूर्व में भी कई छुटपुट घटनाएं करा चुका है। इसने जो अभी धमकी दी, एक बयान, ताजा बयान इसने जारी करके जो ऑडियो संदेश जारी किया है, उसमें कहा है जिस तरीके से कि देश में हमने पाकिस्तान से व अन्य जगहों से मिलके 1000 सुसाइड बम तैयार किए हैं। अगर मानव बम इनके कहने से मर रहे होते लोग तो जाने कब देश हमारा खत्म हो गया होता। हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान हमारा देश हमारे ही सही निकला हुआ एक अंश है। जिस तरह का से ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं, अगर ये भपकी देना नहीं बंद करे तो एक बार तो हमारी सेना ने इनको सबक सिखाया है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और जो भी ऑपरेशन हुए हैं देश ने करके दिखाया है। और अगर देश अभी सुधरा नहीं, ये इस तरह की गीदड़ भपकियां देना नहीं सुधरे तो इनका अंजाम वही होगा जो अन्य आतंकियों का हुआ है, जिनका पता नहीं लगा, जिनकी बॉडियां तक नहीं मिली है, और ऐसा ही अंजाम इन लोगों का होगा। और देश का हर एक बच्चा युद्ध के लिए परमानेंट तैयार रहता है, क्योंकि हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी एक साथ। आज हम लोगों ने अजहर मसूद का पुतला सिर्फ दहन किया है, आगे अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुस के लड़ने का काम भी करेंगे हम लोग। भारत माता की जय। बोल देना। आज कल हम लोग को मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मौलाना अजहर मसूद जो जैसे मोहम्मद का प्रमुख है, उसने राष्ट्र में, भारत में ऐसा कहा कि हम 1000 सुसाइड बॉम्बर भेज रहे हैं और भारत को दहला देंगे। तो मौलाना अजहर मसूद और पाकिस्तान को संपूर्ण अधिवक्ता समाज ये संदेश देना चाहता है कि तेरी गीदड़ भपकियों से ये राज डरने वाला नहीं। इसके पूर्व में भी तुम्हारे 2 टुकड़े किए जा चुके हैं। घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर हमारे यहाँ, उसके पूर्व में भी एक कारगिल की घटना, कई घटनाएं हैं जिसमें हम लोगों ने बता दिया है कि एक सशक्त राष्ट्र के सामने बोलने पे तेरी क्या औकात है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सर आज आप लोगों ने पुतला फूंका, किसका पुतला फूंका, क्या मांग करते हैं? मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आतंकवादी अजहर मसूद ने पूरे देश को, भारत को धमकी दी कि हमने मानव बम बना लिए हैं, और वो धमकाने की कोशिश कर रहा था देश को। तो उसकी जो ये गीदड़ भक्ति है, यहाँ एक भारत का बच्चा भी उससे नहीं डरता है। अगर पाकिस्तान अजहर मसूद को पैदा करता है तो भारत माता APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन को पैदा करती है और वीर अब्दुल हमीद जैसों को पैदा करती है। पाकिस्तान सुधर जाए, अपनी हरकतों से सुधर जाए, अजहर मसूद सुधर जाए, नहीं तो इससे पहले भी घुस के मारा था तो टुकड़े कर दिए थे। अगर ये नहीं सुधरे तो इनके इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि इनको सबक मिलेगा, और ये सुधर ही जाए तो इनके लिए बेहतर है। भैया अपना नाम बता दीजिए। मैं हेमंत कुमार तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन। हेमंत भैया, आप लोगों ने पुतला फूंका, क्या मांग करते हैं? ये पुतला फूंका क्यों गया? पाकिस्तान हमारे सिंदूर ऑपरेशन से बौखला गया है। अजहर मसूद का पूरा परिवार मार डाला गया, मर गया, सारे कुकर्मी मार दिए गए। इससे बौखला के वो कहता कि मैंने हजारों आत्मघाती तैयार कर लिए हैं। हमारा ये कहना, हमारी देश की सरहदों में जो हमारे सेना के लोग जवान खड़े हैं, एक एक जवान 1-1000 पे भारी है, सबको मार दिया जाएगा। और पाकिस्तान, हमारी अगर पूरी सेना ने मिलकर दहाड़ भी दिया ना तो पाकिस्तान की कोई भी इमारत शेष नहीं बचेगी। सुधर जाए, वरना घर में घुस के मारा था, घर में घुस के फिर मारेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, अजहर मसूद मुर्दाबाद।
पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट। पंकज जी, आज आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्या मांग करी? मौलाना असद मसूद द्वारा ये धमकी दी गई है पाकिस्तान से कि हमने भारत के लिए 1000 सुसाइड बमर तैयार किए हैं जो पूरे भारत को दहला देंगे। तो असद मसूद से हम कहना चाहेंगे, हम पूरी इंडिया की तरफ से, कि हमने कई बार घुस के पाकिस्तान में मारा है, हम आगे भी मारेंगे। अगर उसने एक बार आंख उठा के देखी इंडिया की तरफ तो हम सब इतनी सारी आंखें उठेंगे कि वो देख नहीं पाएगा। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया? आज हम सभी अधिवक्ता साथियों ने एक साथ मिलकर असद मजूर का पुतला फूका है और उसकी अर्थी निकली। सुल्तानपुर से मॉडल थाना व थानेदार प्रमोद कुमार पटेल इन दिनों चर्चा का पर्याय बने हैं। थानेदार कभी अपनी फिटनेस को लेकर तो कभी अपराध जगत में शामिल लोगों के गले की फांसी बंधने के लिए चर्चा में रहते हैं। हर दिन अपने मातहतों के साथ मिलकर एक ना एक गुड वर्क कर क्षेत्र में अपराधियों के प्रति खौफ पैदा करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज फिर से उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बंधुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बंधुआ कला थानेदार प्रमोद कुमार पटेल ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को 1 किलो 900 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। थानेदार प्रमोद कुमार पटेल के मुताबिक यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में की गई है। तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। आपको बता दें दोनों आरोपियों के पास से, और साथ ही आपको बता दें कि बंधुआ कला थाने क्षेत्र में संदिग्ध की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को रोका, उसकी तलाशी ली जिसके पास से गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये कार्रवाई उप निरीक्षक श्याम प्रकाश सिंह, कांस्टेबल राजदेव वर्मा और कांस्टेबल सहान हुसैन इसमें शामिल रहे। खबर मिर्जापुर से है, जहां बस की टक्कर से सवारी भरी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा, चालक सहित 9 लोग घायल। मड़िहान थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के पास हुआ हादसा। 2 घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल मिर्जापुर के लिए उन्हें रेफर किया गया। बाकी घायलों का इलाज राजगढ़ अस्पताल में कराया जाएगा। और साथ ही ऑटो राजगढ़ से मड़िहान की तरफ जा रही थी, तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मारते हुए भाग गया। खबर चंदौली से है, जहां नेशनल हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सवारी वाहन का इंतजार कर रहे 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा है। एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, दूसरा युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मृतक की पहचान अमित यादव निवासी दलहा दुर्गावती बिहार के रूप में हुई है। घायल शेर यादव का इलाज जारी है। शव को पीएम के लिए भेज पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। सैयद राजा थाने के नौबतपुर इलाके में नेशनल हाईवे 19 की घटना। बदायूं की मेधा फैक्ट्री में कल हुई 3 सुरक्षा गार्डों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों सुरक्षा कर्मियों की दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कई चोट के निशान नहीं मिले और विसरा प्रिजर्व किया गया है। कार्बट और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण मृतकों की बॉडी से मिले हैं और साथ ही दम घुटने से विवेक, भानु और जोगेंद्र की हत्या हुई है। घटना के बाद पुलिस अलाव वाली परात से लेकर अन्य चीजों की जांच कर रही है। आखिर तीनों का किस कारण दम घुटने से हुई मौत। कल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों पर हत्या की धारा में दर्ज की थी रिपोर्ट। घटना के बाद पुलिस की जांच में दिशा बदल गई। मेधा की बंद फैक्ट्री आखिर कैसे काम हो रहा था और तीनों की मौत के बाद परिजनों ने 50-50 लाख रुपए और फिर फैक्ट्री को सीज की मांग भी की थी। फैक्ट्री को सील किए जाने के लिए गेट पर नोटिस लगाया गया था। थाना क्षेत्र उझानी के कूड़ा नरसिंहपुर
में स्थित मेंथा फैक्ट्री में 3 मजदूर अंगीठी जलाकर के सो रहे थे। सवेरे देखा गया तो इसमें 2 मजदूरों की दुखद मृत्यु हो चुकी थी। एक को अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी भी दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है। मौके पर पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारीजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। के बारे में कुछ बताइए, क्या है? सुबह मुझे जानकारी मिली थी, मेरे परिवार का ही सदस्य विवेक, उसकी सबके बारे में बताया था कि वो जिहानी सामुदायिक केंद्र पर हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तब जानकारी मिली। रात को वो अपनी ड्यूटी पर गया था, साथ में 2 लोग और भी थे, एक मुरसेना का था, एक बसावनपुर का था। इन लोगों के शरीर पर, एक के पीठ पर चोटें हैं, विवेक के गले पर चोट है और एक के दांत टूटे हुए बताए जा रहे हैं। ये घटना जिस तरीके से मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है कि दम घुटकर उनकी मौत हुई है, ऐसी घटना दिखती नहीं है, क्योंकि जिसके शरीर पे चोटों के निशान हैं तो उसका दम घुटने से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है? बाकी अब मेडिकल जांच होगी। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इसकी मेडिकल जांच एक पैनल के द्वारा कराई जाए और हम लोगों के लिए न्याय मिले। सही बात यह है कि ये फैक्ट्री लगातार इस तरह की घटनाओं का एक अड्डा बन गया है। आपने देखा होगा अभी कुछ माह पूर्व ही उस फैक्ट्री में आग लगी, उसमें कई लोग मरे, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ एक व्यक्ति की पुष्टि की। उसकी भी बहुत लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी, तब भी उसके लिए न्याय नहीं मिल पाया। उस पर दबाव डालकर फैसला करा दिया गया। प्रशासन की तरफ से फैक्ट्री सील थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश ब्रजनंदन है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मुरसेना कोर्ट। ये क्या मामला है जो उजियानी फैक्ट्री में 3 लोगों की मौत हुई है? मामला ये है, ये लोग 3 लोग जो थे, बैंक आग लगने जब 2025 में आग लगी है, 21 में हमें ना मालूम जी, तो ये बैंक की तरफ से गार्ड नौकरी कर रहे थे जी। एमडी कौन एमडी है, किसने लगाए थे। इसके बाद में फैक्ट्री खुल गई। फैक्ट्री मालिक ने इनसे माल लिया तो लिखा, तो जो लोग मने करते हैं तो इनसे इसी से रंजिश मान लिख करो कि ये लोग ज़्यादा रोक टोक करते हैं। और रंजिशन आकर के उसने या तो पावजन दिलवा दिया या बिजली करंट से जो है कि लगवा कर तीनों को मार दिया। और इसके बाद में बॉयलर में झोंकने के प्रयास थे, किसी आदमी ने उसी क्षेत्र के पता नहीं किसी वर्कर ने देख लिया। इसके बाद जो उस छोड़ कर भाग गए। अच्छा, ये फैक्ट्री तो सीज बताई जाती है। फैक्ट्री सीज थी, लेकिन फैक्ट्री राजनीतिक दबाव में नेताओं ने खुलवा दी। बड़ा आदमी है, उद्योगपति, तो वो खुलने के बाद में अपना काम चालू कर लिया। कल भी केमिकल उसमें आया है, 12 तारीख में केमिकल आया है, फिर चालू रखी। अच्छा, इसमें किस किस की मौत हुई है दादा? जुगंदर सना बसावनपुर, वीरभान सना उर्फ भानु मुरसेना खुर्द, विवेक पसेई, थाना कादर चौक। तो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है उचित कार्रवाई की जाए, इससे मुआवजा दिया जाए, इसके लिए जेल भेजा जाए और जो बच्चों का भरण पोषण किया जाए। कोई मुआवजा ना दे तो अपने लड़के को जो कहा ये जा रहा है कि उनकी दम घुटने से मौत हुई है, उसमें हीटर कोई चीज़ हीटर नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये तो खाली उसका है, मेरा ड्रामा है उसका। मतलब जो है दम घुटने से 3 लोगों की मौत कैसे हो सकती है? चप्पल सर वहाँ पे मिले बॉलर के, वो तो झूठ बोल रहा है। उसको कई बार बच्चों ने ये बताया था कि माल जो निकालता है बैठता है 50-100 रुपया, 100-200, 500 दे देते उन लोगों की ताई ऐसा कर। तो लेकिन जो लोग लेतना है मने करता है, बोले माल ना निकाल चलना ना देंगे हम लोग। तो इनसे रंजसन इसने जो है या पावजन दिलवा कर मरवाया और या बिजली करंट से। ये लोग नौकरी कब से कर रहे हैं? वीरभान को तो 1 साल बाद आग लगने के बाद की है इसने, 7-8 महीना हुए हैं। अच्छा। वीरभान और भानु के लिए। और बाकी 2 जुगेंद्र शायद पहले से कर रहा है, जब से फैक्ट्री चालू हुई 2017। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में संबंधित साइन.com व नौकरी.com से डाटा प्राप्त कर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त पहला मोहम्मद फहीम पुत्र जरीफ हैसन निवासी ग्राम नुरिया सराय थाना कोतवाली संभल जनपद और दूसरा विशाल पुत्र जयप्रकाश निवासी मोहम्मद कुंदन नगर निकट रामलीला मैदान लाइन पार थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को मैं घटना में प्रयुक्त 2 लैपटॉप 6
मोबाइल फोन, कूट रचित दस्तावेज और 16,850 रुपए नकद गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही गिरफ्तार व बरामदगी के पश्चात नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। बताते चले कि प्रतिबिंब पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के क्रम में प्रकाश में आया कि दिनांक 17 जुलाई 2025 को उपरोक्त अभियुक्तगण ने sign.com व naukri.com से डाटा प्राप्त कर पीड़ित आशुतोष सैनी और साथी निवासी बाजार टोला 983 और ताला अमरपाटन जिला मैहार मध्य प्रदेश के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा संपूर्ण देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के साथ पिछले 1 साल से नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा था, जिसमें थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा संदिग्ध मोबाइल नंबर के आधार पर इनको ट्रेस किया गया। इनके द्वारा प्रयोग किए गए मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक खातों के खिलाफ पूरे भारत में काफी शिकायतें दर्ज हैं, जिसकी जांच की जा रही है। साइबर थाना जनपद अमरोहा की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम मोहम्मद फ़हीम जो जनपद संभल का रहने वाला है, विशाल जो जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। इन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि जो विभिन्न जॉब साइट से जैसे shine.com, naukri.com ऐसी जॉब साइट से जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उनका डिटेल्स निकालते थे और उनको फ़ोन करके फर्जी ऑफ़र लेटर्स देते थे। इसमें इनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग फ़ी, ऑफ़र लेटर के नाम पर विभिन्न तरीके से लोगों से पैसे की ठगी करते थे। इनके 2 अन्य साथी रोहन यादव जो जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है और शाहबाज निवासी बिजनौर इस समय फरार है। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फ़ोन और फर्जी ऑफ़र लेटर्स इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। पहले भी ये लोग साइबर ठगी के मामले में जेल जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर 12 अन्य NCRP पोर्टल पे शिकायतें प्राप्त की गई है। इनकी भी विवेचना की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संडीला ब्लॉक के मीतो ग्राम सभा के मजरा रसूलपुर में फिर नियमों की अनदेखी, बिना ID RCC निर्माण से नया भ्रष्टाचार उजागर। संडीला ब्लॉक में ग्राम पंचायत मीतो के मजरा रसूलपुर में बिना ID जनरेट कराए RCC निर्माण कराए गए। सरकारी नियमों और प्रक्रिया की खुली अनदेखी हो रही। पूर्व में 32 लाख रुपए की रिकवरी निकल चुकी है। नोटिस के बावजूद दोबारा अनियमितता का आरोप है। अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। कार्य रोकने और सख्त कार्रवाई की मांग तेज है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका गहराती जा रही। इससे पहले भी इसी ग्राम सभा में हुए अनियमित निर्माण कार्य की जांच लगभग 32 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई थी। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर सुल्तानगंज के दिगरौली गांव स्थित इस्लामगंज में बिहार सरकार के रास्ते की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण करने पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रभारी CO शालिनी कुमार, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने आज मंगलवार को दलबल के साथ इस्लामगंज पहुंचकर सरकारी आमीन से नापी कराते हुए अतिक्रमणकारियों पर चलाया गया बुलडोजर, जो लगभग 10 से 12 घर अतिक्रमण कराए गए पर बुलडोजर चलाते हुए कराया गया है। इस दौरान प्रभारी CO शालिनी कुमारी ने मीडिया को बताया है कि गाँव के ही रहने वाले शेख आयुब इस्लाही द्वारा हाईकोर्ट में एक पिटीशन देने पर हाईकोर्ट के निर्देश अनुमंडल पदाधिकारियों पर उनके आदेश को मानते हुए बिहार सरकार की जमीन पर लग रहे रोकों को खाली कराते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सैकड़ों पुलिस बल, सैफ के जवान व मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर मौके पर मौजूद रहे।
ये बिहार सरकार की भूमि है जो अतिक्रमण किया हुआ है और इसके लिए जो नाम है शेख अयूब इस्लाही के द्वारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला गया था CWJC और उसके बाद उसके आलोक में अतिक्रमण हम लोगों को मुक्त कराना था, लेकिन फिर उन्होंने MJC उन्होंने दायर किया कोर्ट में और उसके आलोक में हमें आदेश मिला कि इसको हम लोग को बिहार सरकार की भूमि है, इसको हम लोग को अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसी के आदेश का हम लोग को फिर अनुमंडल कार्यालय से जो आदेश मिला तो हम लोग ये अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। कितने घर हैं लगभग इसमें रास्ते में? रास्ते में वही 10-12 घर होंगे यहाँ से वहाँ तक में। भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलने वाले इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भागलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री जी समृद्ध यात्रा पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी प्रगति यात्रा पर निकले थे। उस दौरान लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव कैबिनेट के पास कराए गए थे और कोई योजना पर काम भी शुरू हुए थे। इस यात्रा के माध्यम से किए गए कार्यों की समीक्षा भी होगी और जनता को इसका जवाब भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन जनता के बीच जाकर होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विकास के दावे जमीन पर कितने खरे उतर रहे हैं। यात्रा पे भी नीतीश कुमार निकल रहे हैं। निश्चित तो समृद्ध प्रत्येक साल माननीय मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं। पिछले साल प्रगति यात्रा पर निकले थे। 50,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने राशि की घोषणा की, घोषणा ही नहीं की, स्वीकृत हुई, कैबिनेट से पास हुआ, आज काम हाथ लगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्ध यात्रा में निकल रहे हैं। पूरे बिहार घूमेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसको पूरा करेंगे, काम में हाथ लगा कि नहीं लगा, और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भागलपुर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे संजय सरावगी ने देश के शाम आपको बता दें भागलपुर के व्यवसायियों के साथ बैठक की और भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में किस तरह उद्योग धंधे लगाए जाएं और रोजगार का सृजन हो सके इसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मंचीय भाषण में कहा कि आज बिहार में उद्योग और उद्योगपतियों के भलाई के लिए हर संभव कार्य करने वाली सरकार बिहार में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और साथ ही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बदली है उससे बहुत सारी चीजें आसान हो गई है। उदाहरण के तौर पर भागलपुर ही है जहां एक पावर प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ जमीन महज 1 रुपए एकड़ की दर पर दी गई है। आने वाले समय में देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग धंधा लगाने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं। काम में मैं लगा हूं और अभी व्यवसायियों की बड़ी बैठक मारवाड़ी सम्मेलन की बैठक थी और मैंने आग्रह किया है कि पूरे देश के उद्योगपति बिहार आवे। पूरे बड़ा आज बिहार खाली है तो पूरे देश आज बिहार देख रहा है पूरे देश की ओर। आज बिहार में सब कुछ है जो एक व्यापारी और उद्योगपति चाहता है। आज हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी हो, आज सबसे अच्छी है। तो मैंने आज आह्वान किया है, यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी हैं कि पूरे देश के उद्योगपति और व्यवसायी बिहार में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें और बिहार की जो स्थिति है, जो उद्योगपति और व्यवसायी चाहते हैं कि उनको अच्छा रिटर्न मिले तो बिहार में अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ मजबूत सरकार है, यहाँ अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं है जो पूर्व में 2005 के पहले था।
और व्यापारियों को भी पूर्ण सुरक्षा, व्यवसायियों को भी पूर्ण सुरक्षा आज सरकार जो है गारंटी दे रही है। तो इसलिए मैंने आह्वान किया है कि देश के उद्योगपति, देश के व्यवसायी बिहार आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंशियल ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट? नहीं, हम लोगों ने कहा है अगले 5 सालों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। तो 1 करोड़ रोजगार के लिए जो हम लोगों ने दिया है वो पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश के उद्योगपति चले बिहार। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तो पूरे देश के लोग आएंगे और आगे 5 साल में हमने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। तो वो उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी उस 1 करोड़ में से बड़ी संख्या व्यवसाय और उद्योगपतियों की भी होगी। समृद्धि यात्रा पे भी नीतीश कुमार निकल रहे हैं। निश्चित रूप समृद्धि प्रत्येक साल माननीय मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं। पिछले साल प्रगति यात्रा पर निकले थे। 50,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने राशि की घोषणा की, घोषणा ही नहीं की, स्वीकृत हुई, कैबिनेट से पास हुआ, काम हाथ लगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा में निकल रहे हैं, पूरे बिहार घूमेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसको पूरा करेंगे, काम में हाथ लगा कि नहीं लगा, और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भागलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद भागलपुर के बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने निवेश को लेकर अहम बयान दिया और साथ ही विधायक रोहित पांडे ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मारवाड़ी और व्यवसायिक बंधुओं से बिहार में निवेश को किया गया आह्वान बेहद महत्वपूर्ण और समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार विशेषकर भागलपुर औद्योगिक और विकासात्मक निवेश के लिहाज से तेजी से उभर रहा है। रोहित पांडे के अनुसार अब तक भागलपुर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में विकास की गति तेज होगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले दिनों में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सरकार नेतृत्व में और जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह से लगभग भागलपुर में अभी तक में 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और जो वातावरण बना है उस वातावरण के कारण अभी बिहार में और सारे इन्वेस्टर आएंगे। आप अभी जब देखेंगे कि सरकारी योजना से ही जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अभी तक में आ चुका है, और जब अभी और भी जो इस अनुकूल वातावरण में जो इन्वेस्टर आएंगे तो निश्चित रूप से भागलपुर, ये बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी। और भागलपुर में भी जो है एक बड़ा जो है आए और व्यवसायियों के बीच में आकर उन्होंने आह्वान किया। ये जो बदला हुआ बिहार है और उस बदले हुए बिहार के संदर्भ में क्या पहले वातावरण था और आज क्या अनुकूलता बनी है, यह बताने का काम किया है। और सरकार भी इसके लिए सजग है। आज वो उन्होंने चर्चा किया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी जो बिहार को जो मैंडेट मिला और उसके बाद जो उन्होंने केंद्रीय कार्यालय में संबोधन दिया, उसमें किस प्रकार से देश के उद्योगपतियों को बिहार के लिए आमंत्रित किया है। तो बिहार में कैसे उद्योग धंधा बढ़े, लोग इन्वेस्टर आए, इसके लिए प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और वह कर रहे हैं। और बिहार में भी एक अनुकूल वातावरण बना है, तो निश्चित रूप से बिहार के साथ साथ भागलपुर में भी बड़े उद्योग धंधे आएंगे और लगेंगे।
भागलपुर के युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा 15 जनवरी को भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर स्कूल में एक दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा। इस नियोजन मेले में राज्य के सभी जिलों से तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे और साथ ही नियोजन मेला को लेकर लेबर कोर्ट कैंपस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निजी क्षेत्र के कई कंपनियां इस मेले में शामिल होंगी और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। अधिकारियों ने युवाओं से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर पर लाभ उठाने की अपील की है और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। साथ ही विभाग ने युवाओं को दलीलों और एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी है और कहा कि अभ्यर्थी सीधे नियोजक से संपर्क करें। ये अलग बात है कि हर एक जिला में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि भागलपुर जिला में रोजगार मेला में जो रोजगार इच्छुक लोग हैं वो तो आए ही, लेकिन हमारा जो चूंकि हम भागलपुर डिवीजन में हैं और हमारे अंदर अभी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पे भी ये भी बता रहा हूं कि हर एक जिला में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। आप जो भी नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो जाएं और कहीं भी पार्टिसिपेट करें। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ भागलपुर जिला के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस बार के आयोजन मेला में कितनी कंपनियां आ रही हैं और किस स्तर की आएंगी? हम लोग का प्रयास है कि कम से कम 30 से अधिक कंपनी इसमें शामिल हो, जिसमें लगभग 10 कंपनी हम लोग स्थानीय स्तर पर जो नियोजक है उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। क्या इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ रही हैं? बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी भी आए। जैसे हम लोग TCS के बारे में एक बार हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं और ज्यादातर संभावना है कि वो आ सकती है। कितने तारीख को आयोजन किया जा रहा है? 15 जनवरी 2026। स्थान क्या रहेगा? ये राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, महिला उच्च विद्यालय, खरमंचक, भागलपुर। नियोजन में जो ऑलरेडी नाम दर्ज किया है वही लोग इसमें भर सकते हैं या फिर कोई अदर लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अभी तक जो नियोजनालय में नाम जिनका दर्ज है वो तो आ ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश किन्हीं का निबंधन नहीं हो पाया है तो हम लोग मेला स्थल पर भी निबंधन कराने की व्यवस्था रखे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। नियोजन की तरफ से 2 सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, एक आपका इंश्योरेंस का, एजेंट का और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन अच्छी कंपनियां में वहाँ बहुत टफ हो जाता है, फॉर्म तो भरा जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे क्यों? चूंकि आप सभी लोग अवगत हैं कि जो नियोजनालय कार्यालय है वहाँ रोजगार इच्छुक लोग अपना आवेदन दर्ज करते हैं, नाम दर्ज करते हैं, और अगर हम भागलपुर जिला की बात करें तो यहाँ लगभग अभी 40 से 50 हजार रोजगार इच्छुक लोग अपना नाम दर्ज किए हुए हैं, जिसमें अगर हम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनका जो मैट्रिक या इंटर से संबंधित है। तो उनके लिए तो जो रोजगार का जो अवसर है वो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस या फिर हेल्थ केयर या फिर सिक्योरिटी गार्ड, ये सब कंपनी है। जहां तक उच्च स्तर की कंपनी की बात है, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में इसका चूंकि अभाव है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग प्रयास करते हैं कि बाहर के कंपनी को हम लोग आमंत्रित करें, चाहे वो ऑनलाइन मोड में ही क्यों ना वो अपना नियोजन का काम करे, लेकिन हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जो खास करके हमारे नियोजनालय में नाम दर्ज किया हुआ है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म दें और उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएं। आपको एक चीज और बताता है कि प्राइवेट जो कंपनी है उस पर ज्यादा फोकस करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के जैसे संविदा पे होती है तो यहाँ से नियोजन से नियोजित इनके सुविधा है वो अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्य अवधि में किया जाता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कोई भी आवेदक NCS पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो कार्यालय में कार्य अवधि में आए, उनका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कर दिया जाएगा। सर अपना परिचय दे दीजिएगा। मोहम्मद तौसीफ क़याम, सहायक निदेशक नियोजन और प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर। भागलपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे संजय सरावगी अपने दौरे के दूसरे दिन धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर नजर आए। सबसे पहले उन्होंने भागलपुर के प्रसिद्ध बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भागलपुर गौशाला पहुंचे, जहाँ उन्होंने गौ पूजन किया। इस अवसर पर उनका तुला दान भी किया गया, जिससे उनके वजन के बराबर
गायों के चारे और साथ ही खाने की सामग्री का दान किया गया। गौशाला में उन्होंने गायों को चारा खिलाया और साथ ही गौ सेवा के महत्व पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत मिलने के पीछे पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण है। इसी के तहत प्रदेश भर में यात्रा कर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और सम्मान कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने बूढ़ा बयान दिया और कहा कि भागलपुर सहित पूरे बिहार में कई गौशालाओं की जमीन पर अतिक्रमण है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए काम कर रही थी और आने वाले समय में भी गौशाला अतिक्रमण जमीन को खाली कराया जाएगा। धरती पर और भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ महादेव के पूजा अर्चना हुई। उसके बाद अभी जो श्री गौशाला सोसाइटी है, गौशाला लगभग 130 साल पुरानी गौशाला है। यहाँ भी भ्रमण का कार्यक्रम हुआ, भ्रमण कर देखा। तुलादान भी यहाँ हुआ है। गौशाला के बिहार की जो गौशालाएं हैं उसका जमीन अतिक्रमित है। पूर्व में भी सरकार लगी हुई थी, आगे भी कैसे गौशालाओं की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, कैसे गौशाला और अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था हो, इसलिए सरकार से जरूर जो है सरकार चिंता करेगी। और लगातार 2 दिवसीय भागलपुर का यह कार्यक्रम है, जिसमें जो एनडीए का प्रचंड बहुमत मिला है, इस एनडीए के प्रचंड बहुमत में कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद यात्रा पर मैं निकला हूं। 2 दिन पहले बेगूसराय था, 2 दिन से पूर्णिया में हूं और फिर यहाँ के बाद 2 दिन से भागलपुर में हूं। अब यहाँ के बाद पूर्णिया जाऊंगा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। और अभी आज भागलपुर का यह कार्यक्रम जो मेरा 2 दिवसीय प्रवास था, यह प्रवास अब यहाँ समाप्त होने का हो जाएंगे पूर्णिया। उसका महर्षि मिही आश्रम भी यहाँ के बाद जाने का कार्यक्रम है। तो भागलपुर की इस अंग की धरती पर जो एनडीए की सरकार में विकास हुआ है वह अद्वितीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, लगातार भागलपुर की चिंता, पूरे बिहार की चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। वो अपने आप में तुल्य और कार्यकर्ता उत्साहित है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, संगठन और मजबूत हो, इसी काम में हम लगे हुए हैं। सर, पूर्णिया सांसद का बड़ा बयान आया है, गिरिराज सिंह को भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के परवत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है। सड़क पार कर रही 6 वर्षीय ऐश्वर्या कुमारी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है। इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या दोपहर के समय अपने खेत से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए बच्चों को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने की पूरी
कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण ऐश्वर्या की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही परबत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है। और साथ ही इस घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना कैसे हुआ? रोड पे बाइक से हुआ और ट्रक वाला हमारा रोड हाँ बिहार से बच्चा बिहार जैसे घर आ रही थी। हाँ कहाँ घर हुआ? जगतपुर। हाँ कल कितने बजे? 11 बजे हुआ। 11 बजे। आपको सूचना कैसे मिला? दूसरे आदमी बताया, दूसरे लेकर गाँव वाले लोग बताया। हाँ आप वहाँ पहुँचे या हॉस्पिटल आए? हाँ आप कहाँ पहुँचे? उनकी सूचना के बाद कहाँ पहुँचे? यहाँ हॉस्पिटल है। यहाँ कल कितने बजे हॉस्पिटल आ गए थे? लगभग 1 बजे लगभग आया। वो ट्रक वाला भी भाग गया? बाइक वाला भी भाग गया? दोनों। क्या नाम है बच्ची का? प्रिया कुमारी। ऐश्वर्या कुमारी। हाँ ऐश्वर्या कुमारी। आप कौन है? आप विपिन है। पिता है? हाँ पिता है विपिन यादव। हाँ। कितने बाल बच्चे हैं? 4 गो। सबसे छोटी की है? मंजली था। इसकी सूचना थाना को दे दिए हैं? नहीं थाना ने दिया सूचना। आप लोग सीधे यहाँ इलाज कराना? हाँ इलाज करने। डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया? हाँ। कितने बजे इनके मृत्यु हुई? 11 बजे। 11 बजे। आपका घर कहाँ हुआ? जगतपुर। थाना? सौ परबत्ता। खगड़ान पड़ते हैं परबत्ता थाना परबत्ता। आप क्या करते हैं? मजदूर आदमी है। उत्तर प्रदेश के जनपद पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभिषेक यादव के निकट पर्यवेक्षण में मारपीट कर हत्या करने वाला 25,000 का इनामी अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड़ घायल गिरफ्तार। कब्जे से 1 तमंचा 315 बोर 1 खोखा व 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस एवं 1 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इस अपराधी पर मुकदमा अपराध संख्या 11/2026 धारा 191(2), 103, 126(2), 61(1) BNS बनाम 1 कलीम पुत्र रईस, दूसरा शान पुत्र नफीस निवासी गढ़ग्राम हसनपुर थाना डिडौली पंजीकृत किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रकरण में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया और दिनांक 13 जनवरी 2026 को सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन तथा मुखबिर की सूचना पर थाना डिडौली पुलिस द्वारा रात्रि समय करीब नालीखेड़ा पुल के निकट पुरानी बंद पड़ी कॉलोनी के गेट के पास मोटरसाइकिल सवार 25,000 के वांछित अभियुक्त के मौजूद होने की सूचना पर थाना डिडौली की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा अपने आप को घेरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें एक गोली उप निरीक्षक मोहम्मद तारिक की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है और साथ ही पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद उक्त मारपीट कर कार सवार राशिद की हत्या की घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। को थाना डिडौली क्षेत्रांतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त कलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, वो फरार चल रहा था। आज उसकी नीली खेड़ी पुलिया के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना डिडौली पुलिस द्वारा वहां पर घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से ये घायल हो गया। इसको पुलिस ने अस्पताल में अभी इलाज हेतु एडमिट कराया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर चंदौली से है, जहां डीडीओ आरपीएफ नाबालिग बच्चों के लिए बनी देवदूत। आरपीएफ ने तस्कर के चंगुल से नाबालिग बच्चों को कराया मुक्त। मौके से एक तस्कर को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। तस्कर 6 नाबालिग बच्चों को आइसक्रीम कंपनी में काम कराने के लिए ले जा रहा था गुजरात। सभी बच्चों को प्लेटफॉर्म नंबर 3/4 से किया गया बरामद बच्चे झारखंड राज्य के बताए जा रहे हैं। आरपीएफ ने सभी बच्चों को चाइल्ड केयर के लिए सुपुर्द किया है। आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट के तहत की है कार्रवाई। संडीला सब्जी मंडी में नीलम क्लॉथ हाउस में लगी भीषण आग शॉर्ट सर्किट बना कारण। आपको बता दें, संडीला नगर की सब्जी मंडी में स्थित नीलम क्लॉथ हाउस में लगी आग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई है। दुकान मालिक ने 30 से 35 लाख के नुकसान की बात कही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा लाखों का सामान कपड़ा जलकर राख हो गया। कोई जनहानि नहीं है। व्यापारियों में दहशत है। सौभाग्यवश घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक क्षति ने व्यापारियों को गहरा आघात पहुंचाया है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर हरिद्वार से है, जहां मकर संक्रांति पर्व को लेकर पंडित जितेंद्र शास्त्री ने खास बातचीत की। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड सहित आसपास के सभी घाटों पर श्रद्धालु सुबह तड़के से ही गंगा स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे के जयकारों से घाट गूंज उठे हैं और श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं से संवाददाता धर्मराज ने खास बातचीत भी करी है। हम इस समय बेला घाट पर हैं और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है। आज मकर स्नान है और आज का स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। आज के दिन स्नान करने से लोगों की जो आस्था है वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं स्नान के बाद उस आस्था पर कहीं ना कहीं आज देखते हैं आस्था या फिर कोहरे को देखते आस्था कहीं ना कहीं कोहरे पर भारी बढ़ती नजर आ रही है। उसी के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश है इस स्नान का क्या महत्व है। जी, क्या नाम है आपका? दरा जी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आज के स्नान कैसे देखते हैं? आज का स्नान मकर संक्रांति का बहुत शुभ माना जाता है। हम हर साल मकर संक्रांति पे यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और बहुत शुभ माना जाता है। चलिए, कहीं ना कहीं और भी हमारे साथ श्रद्धालु है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आज का जो स्नान है किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है आज की स्नान करने से क्या किन आस्था होगा या फिर कैसा आपको यहाँ की जो ऊर्जा होती है किस तरह से देखते हैं? ऊर्जा तो ऐसा है कि बहुत ऊर्जा है, ऊर्जावानी दिन है आज का दिन जो मकर संक्रांति का दिन है और साथ में एकादशी भी है। बहुत बड़ा दिन है और इस दिन हम लोग माँ गंगा की गोद में है और स्नान करके बहुत आनंद महसूस हो रहा। बहुत यहाँ ठंड वंड कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत जो मनुष्य कहीं ना कहीं ये कहे कि
ठंड पे आस्था का असर अलग ही देखने को मिला है। आस्था के आगे ठंड वंड कुछ भी नहीं है, आस्था बहुत बढ़िया है। चलिए और भी श्रद्धालु से भी बात करने को क्या नाम है आपका? शंकर है। हाँ, शंकर जी कहाँ से आए? दिल्ली सर। क्या लगता है कि आज का जो दिन है, हमारा हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व है, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति महास्नान किया गया था इसको, ठीक है सर। तो आज जिसे हम सोच के आए थे कि ठंड होगी, और इतना नहीं है, और मन में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। हमको तो डुबकी लगा, तो मन आ रहा है और लगा डुबकी। आस्था का दिन और ऊपर से एकादशी, किस तरह से देखेंगे? देखो जी, ऐसा है हर आदमी का अलग अलग सोच जाता है। हम तो गंगा जी नहाए, हम तो इसलिए आज स्नान कर लिया, गंगा मैया 2 दिन पाप धो लिया, लेकिन वो है नहीं, लेकिन मन में वो आता है, कोई पाप नहीं किया है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अजूब अटूट विश्वास बन जाता है जब गंगा के किनारे आते हैं और गंगा में जो डुबकी लगती है और एक अलग ही उत्पन्न सी जो इनके अंदर ऊर्जा होती है वो अलग उत्पन्न होती है। और हालांकि आपको बता दूं, यहाँ सुरक्षा दृष्टि की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सेक्टर 8 जोन और सेक्टर 22 में यहाँ की सुरक्षा दृष्टि लगातार एसएसपी की नजरों में बनी हुई है। हालांकि ऐसे ही हरिद्वार की खबर आपको दिखाएंगे। आगाश टाइम्स से मैं धर्मराज, हरिद्वार। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।